Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 5th of January 2025. तो थोड़ा सा हो सकता है बाहर का आपको साउंड आ जाए क्योंकि मैं चूंकि आई एम इन माय कार राइट नाउ एंड बाहर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, बट वीडियो तो चूंकि अब कंटिन्यूटी मेरे को लानी पड़ेगी, सो आई एम मेकिंग द वीडियोस फॉर यू. आई होप यू विल लाइक इट, आई होप यू विल शेयर इट ऑल्सो. कंटेंट आपको अच्छा लगता ही है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ. क्रूज टर्मिनल प्रपोज्ड फॉर द ग्रेट निकोबार आइलैंड. अब आप सबको पता होगा कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से उसको डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, है ना. तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में निकोबार में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएंगे और 72,000 करोड़ का और एक इसमें प्रपोजल आया है कि यहाँ पे एक क्रूज टर्मिनल बनाया जाए ताकि जो इंटरनेशनल आपके टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ सकें, ठीक है ना. अभी हम इसके अच्छे और बुरे की बात नहीं करेंगे नाउ. यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले, यही आर्टिकल 2 बार आएगा आज, ठीक है ना. तो आज इस वाले आर्टिकल में मैं आपको मैप और इसकी ट्राइब्स बता दूंगा. अगले आर्टिकल में अपन इसको क्रिटिकली एनालाइज कर लेंगे, ठीक है. तो आपका मेंस भी कवर हो जाएगा और प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा. सबसे पहले मैं ट्राइब्स की बात करूं तो 6 मेन ट्राइब्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की. पहली है द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द विच वाज वंस द लार्जेस्ट ट्राइब इन द अंडमान आइलैंड्स, लेकिन उनकी पॉपुलेशन काफी रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ द डिसीज, है ना. एंड ग्रेट अंडमानीज याद रखेगा. दूसरा जो ट्राइब है इंपॉर्टेंट वो है जरावा ट्राइब. इट इज अ वेरी लार्ज ट्राइब इन अंडमान, जरावा. ओंजे एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है जो कि लिटिल अंडमान आइलैंड में रहती है, ओंजे. एंड सेंटिनलीज, है ना, दे आर इन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है ना. एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग पैलियोलिथिक पीपल. ये वर्ल्ड के ओनली सर्वाइविंग पैलियोलिथिक पीपल में आते हैं सेंटिनलीज. देन इसके अलावा शोम्पेन जो कम्युनिटी है ये निकोबार की कम्युनिटी है, नोमैडिक ट्राइब दैट लिव्स इन द इंटीरियर्स ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड. जो शोम्पेन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड एंड निकोबारीज इट इज ऑल्सो अ ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना. तो ये 6 ट्राइब्स हैं जो कि हैं एंड दे आर पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना. ये भी आप याद रखें. नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो अंडमान को अगर मैं देखूं डिवाइड करूं तो अंडमान पहला ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ अंडमान का, फिर आता है मिडिल अंडमान का, फिर साउथ अंडमान आता है ना. ये भी आपको याद रखना है. देन उसके बाद लिटिल अंडमान आता है. तो ये ऊपर से 4 डिवीजन जो है, तो सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान और फिर आता है लिटिल अंडमान. और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज आता है जिसको बोलते हैं डंकन पैसेज. साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज आता है वाटर का उसको बोलते हैं डंकन पैसेज. साउथ अंडमान में आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मिलेंगे जिसमें स्वराज द्वीप जिसको पहले हैवलॉक कहा जाता था, शहीद द्वीप जिसको नील्स आइलैंड कहा जाता था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जिसको रॉस आइलैंड कहा जाता था. बोस से रॉस याद रख लेना, रॉस आइलैंड से बोस याद रख लेना, है ना. शहीद से नील, नील और शहीद दोनों में ई वाला प्रोनाउंसिएशन है, याद रखना. एंड स्वराज फिर हैवलॉक याद रहेगा आपको, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. फिर अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल और निकोबार का जो नदन पार्ट है उसको कार निकोबार बोलते हैं, फिर लिटिल निकोबार बोलते हैं और फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार आता है. 3 पार्ट है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है. और सबसे नीचे जो पॉइंट है उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें ग्रेट निकोबार के नीचे भी. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप. 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार में, वो भी अंडमान का कौन सा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में. अगर एग्जैक्टली कभी यूपीएससी आपसे पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है तो ये एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार को, और प्रिसाइसली मैं बात करूं तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को करता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल. ये आपको बहुत अच्छी एक चीज थी जो आपकी लर्निंग को इंप्रूव करेगी. आगे मूव करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैक ऑफ द न्यूज़पेपर. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैक ऑफ द न्यूज़पेपर. सबसे पहले यहाँ पे बात चल रही है नीलगिरीज की बात चल रही है. तो इस आर्टिकल में एक्चुअली आपको जो कंटेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने क्या सोचा कि नीलगिरी की आपको मैं ट्राइब बता दूं. जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, ये तमिलनाडु का बहुत फेमस एरिया है. एंड यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं, है ना, दे आर साउथ इंडियन ट्राइब्स. और स्पेशली नीलगिरी रीजन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं तमिलनाडु रीजन की बात कर रहा हूँ. जो ट्राइब्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है तोड़ाज. तोड़ाज याद रखिएगा, दे आर पेस्टोरल पीपल हु लिव इन द नीलगिरी हिल्स, जिनको तूडाज तोड़ावा भी कहा जाता है. देन तोड़ार एक ट्राइब है ना. एंड इसके अलावा आपका कोटाज है. इट्स अ ट्राइब दैट लिव्ड इन 7 डिस्पर्स्ड विलेजेस कॉल्ड कोकल. कोकल नाम का एरिया था, वहां रहते थे ये. एंड इनको बोलते हैं कोटाज. फिर
बडागाज इंडिजिनस ट्राइब है ना, दे वर नेवर कंसीडर्ड अ ट्राइबल ग्रुप बट दे आर आल्सो इंडिजिनस ट्राइब, बडागाज। देन इरुलाज भी तमिलनाडु की ट्राइब है। पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। कुरुम्बा एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। पनियाज एक पीवीटीजी है। इसके अलावा कुट्टू नायकन्स जो है वो भी इट्स ऑल्सो पीवीटीजी। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये ट्राइब्स के जो नाम मैंने बताए, नीलगिरी तमिलनाडु, वहां के लिए याद रखेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए, बिलीव मी। आज के न्यूज़पेपर में, संडे का न्यूज़पेपर था लेकिन बहुत अच्छे न्यूज आर्टिकल्स आए हैं। अब एक डिस्कशन का टॉपिक है, व्हाई वाज द नो डिटेंशन पॉलिसी रोल्ड बैक। अब आप सबको सबसे पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 2009 में आया था, और उस एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन 16 हुआ करता था जो कि प्रोहिबिट करता था डिटेंशन या कंपल्शन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 1st से 8th क्लास के बीच में डिटेंशन या एक्सपल्शन, स्कूल से निकालना या फेल करना, रोकना, ये दोनों ही परमिटेड नहीं था। इसका एम क्या था, ताकि जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रेशर ना रहे और वो लर्न कर सके विदाउट डीमोरलाइजेशन, विदाउट गेटिंग डीमोरलाइज्ड, दे शुड बी एबल टू लर्न, है ना। और इसके जगह उनके ऊपर एक जो उस समय करिकुलम था उसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोला जाता था। ईयर एंड एग्जामिनेशन की जगह कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने की बात की गई थी, बट उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, इट वाज नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट। और अब उस चीज को चेंज कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, और इसको दिसंबर 2024 में चेंज कर दिया गया है। और ये कर दिया गया कि नाउ द स्टूडेंट्स इन क्लास 5 और क्लास 8 कैन नाउ बी डिटेन्ड इफ दे फेल ईयर एंड एग्जामिनेशन। को डिटेन किया जा सकता है, क्लास रिपीट करवाई जा सकती है अगर वो एग्जाम नहीं पास कर पाते उनको, लेकिन सेकंड चांस दिया जाएगा री एग्जामिनेशन का। वो अलाउड रहेगा 2 मंथ बाद। पहला एक्स्ट्रा टीचिंग होगी, फिर 2 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा, और उस 2 महीने में आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज बीन टेकन। एक्चुअली मैं भी इसके फेवर में ही हूँ। देखो पहले क्या था कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, नो टेस्टिंग पॉलिसी थी, उसका एम ये था कि बिना प्रेशर के लर्न कर सके, बट वो चीज प्रेशर तो रिड्यूस कर रही थी लेकिन उससे लर्निंग भी इंप्रूव नहीं हो रही थी। बच्चों को भी ये लग रहा था कि ठीक है यार फेल तो होंगे नहीं, तो जैसे, तो इससे क्या बेस या फाउंडेशन बहुत वीक हो जा रही है। इनफैक्ट आजकल के बच्चों को अगर आप देखें, जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, तो यू विल रियलाइज कि आप लोग के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर थे बजाय उनके कंपैरिजन में। उनको क्या है, इंटरनेट मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, ये सारी चीजें उनको मिली हुई है, बट वही सारी चीजें जो है आजकल के बच्चे जो है उनको, उनका जो माइंड है तो डेवलप नहीं हो पा रहा है। फिर असर रिपोर्ट जो आती है, जो प्रथम नाम की एनजीओ है असर रिपोर्ट निकालता है, उसमें भी उनको पता चला कि जो 13-13, 14-14 साल के बच्चे हैं, बट दे आर नॉट हैविंग एन एप्टीट्यूड जो कि होना चाहिए उस एज में, प्लस दे आर नॉट एबल टू सॉल्व बेसिक मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बेसिक वो इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटेशन यानी कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर ऑल द रिजल्ट जिस कारण से नो डिटेंशन को रिमूव किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल है वो है व्हाई इज रूपी वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर। नाउ दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। इसमें थोड़ा इकोनॉमी के कंसेप्ट है। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि अभी रिसेंटली जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस चल रहा है वो अपने ऑल टाइम लो पे है, 85 रुपीस के आसपास है, 85 रुपीज 81 पैसा अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और 2024 में 3% से ज्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है। जब यही गवर्नमेंट ऑपोजिशन में हुआ करती थी तो कहती थी कि भैया फ्री फॉल हो रही है इकोनॉमी का, रुपया ऐसा गिर रहा है, धड़ाम करके गिर रहा है ना। तो ये सारी चीजें कही जाती थी, बट नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नाउ दे आर इन द रूलिंग डिपार्टमेंट। बट ऑब्वियस सी बात है दिस अ वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि करेंसी का डिप्रिसिएशन देखो होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता, ये एक बहुत ही गलत चीज है, लेकिन डिप्रिसिएशन अगर एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाए तो वो आपकी इकोनॉमी की वीकनेस को बताता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इट टेल्स अबाउट द वीकनेस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि कैसे ये इफेक्ट करता है। सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई पॉलिसीज रखता है, ठीक है ना। तो अगर लूज पॉलिसीज है, मतलब कि चीप मनी पॉलिसी है, तो उससे क्या है, करेंसी का सप्लाई बढ़ता है। और करेंसी का सप्लाई जैसे क्या होता है कि सपोज करो, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, ठीक है। अगर आपका जो सिंपल सी बात है, मैंने इसको बहुत सिंपल कंसेप्ट से बताया हुआ है आप लोग को, कि जैसे डॉलर और रुपया, ठीक है, दोनों चीजें हैं, जिसकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी
वॉट एवर सप्लाई, जिसकी भी सप्लाई बढ़ेगी उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। याद रखिएगा, जिसकी भी सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, और जिसकी भी सप्लाई घटेगी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो बस आपको कभी भी कोई ऑप्शन आए ना कि इनमें से कौन सी चीजों से डॉलर बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, या जो रुपया है वो स्ट्रांग है। देखो, मान लो अगर महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपका रुपया अब वीक होता जा रहा है ना। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई पहले जो चीज 50 रुपए खरीद पा रही थी अब उसके लिए 100 रुपए लग रहे हैं, है ना। तो रुपया वीक हो गया ना। पहले 50 रुपए में ही वो चीज आ जाती थी, अब वो 100 रुपए में भी नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब है कि रुपए की वैल्यू घट रही है ना। तो अगर महंगाई इंक्रीज होती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो याद रखिएगा हमेशा रुपया वीक होता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपया वीक होता है। और इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? जब लूज मनी पॉलिसी होगी। लूज मनी पॉलिसी हो रही है मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं आप, है ना। समझ में आ रहा है ना। दो पॉलिसी होती है, एक टाइट मनी पॉलिसी होती है, एक लूज मनी पॉलिसी होती है। टाइट मनी पॉलिसी जब होती है तो इन्फ्लेशन घटने लगता है, मानते हैं। टाइट मनी पॉलिसी जब होती है तो इन्फ्लेशन घटने लगता है। लेकिन जब लूज मनी पॉलिसी होती है तो चूंकि पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अब आप देखो, दोनों मेथड से पैसे की सप्लाई बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी घटनी चाहिए, आपका कॉमन सेंस भी यही कहता है। और अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है तो भी मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो कुल मिलाकर आपको बेसिक जो लर्निंग लिखनी है वो ये लिख लीजिए कि अगर पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी। दूसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। तीसरी चीज लिख लीजिए, अगर लूज मनी पॉलिसी है तो वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। दूसरा, जैसे मान लो कि आपके यहाँ मान लो इंटरनेशनल फेडरल बैंक जो है, मतलब अमेरिका का जो बैंक है, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है अपने, सपोज करो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। अब इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाता है तो उससे होगा क्या कि यहाँ का जो डॉलर है, जो यहाँ पे इन्वेस्टेड डॉलर है, वो निकाल के लोग कहाँ लगा देंगे? अमेरिका में लगा देंगे। तो आपके यहाँ से डॉलर चला गया। जब आपके यहाँ से डॉलर चला गया तो आपके यहाँ डॉलर की क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, है ना। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई मतलब रुपया आपका वीक हो गया ऑटोमेटिकली। तो अगर डॉलर आपके यहां से जाएगा ना तो भी रुपया वीक होने लगेगा, क्योंकि तब रुपया ज्यादा रहेगा और डॉलर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिक अपने स्निपेट्स बना लीजिए। इकोनॉमी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक है, इज इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग इनफ। ये आर्टिकल लिखा है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के ऊपर। आपको पता है कि हर 2 साल में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि देहरादून में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, ये हर 2 साल में निकाली जाती है, जो कि ट्री कवर, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, मैनग्रोव, इन सब के बारे में बताता है। की फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो टोटल ग्रीन कवर जो आया है वो आया है 25.17% इंडिया के एरिया का, 25.17%, जिसमें से फॉरेस्ट एग्जैक्टली 21.76% है, और ट्री कवर जो है वो आपका 3.41% है। दोनों में ही इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है ना। बोथ हैव इंक्रीज्ड। सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट इंक्रीज जो हुआ है एरिया में वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ है? 1445 का। तो अगर फॉरेस्ट कवर पूछे तो वो भी बढ़ा है, ट्री कवर पूछे तो वो भी बढ़ा है, एब्सोल्यूट इंक्रीज पूछे तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है ना। जो हमारा टारगेट है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, उसके अंतर्गत जो हमारा टारगेट है वो 33% ऑफ इंडिया का एरिया हमको कवर करवाना है, जो कि अभी 25.76% पे पहुंचा है। टॉप परफॉर्मर्स की बात करूं तो सबसे अधिक जो कवर बढ़ा है वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में बढ़ा है। डिक्रीज जो हुआ है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड में हुआ। लेकिन फिर भी एरिया वाइज अगर पूछेगा फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पर है तो मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज एरिया वाइज पूछा जाए तो वो आपका परसेंटेज एरिया वाइज पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और एरिया वाइज सेंसिटिव एरियाज जो है, मतलब जहां पे ऑथर ने बोला है कि सोचने की जरूरत है, जैसे कि हमारा 58.22 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हमारा वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया में कम हुआ है, तो वो एक सोचने वाली बात है। नीलगिरी में हमारा कम हुआ है, वो सोचने वाली बात है। फॉरेस्ट फायर जो नीलगिरी में बढ़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैनग्रोव कवर हमारा डिक्रीज हुआ है बाय 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, मैनग्रोव कवर हमारा डिक्रीज हुआ है ना। क्योंकि मैनग्रोव आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बढ़ा है, लेकिन गुजरात और कच्छ रीजन में मैनग्रोव जो है वो डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऑथर ने कहा कि जो प्राइमरी रीजन है वो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि खाने की कमी हो जाएगी। भाई लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आपकी, खाने की कमी होगी तो आप फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करोगे ना एग्रीकल्चरल लैंड में, तो दैट इज द मेजर रीजन विच इज देयर। इसके अलावा दूसरा जो ऑथर ने इशू बताया वो बताया कि इस बार का जो फॉरेस्ट कवर है उसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें प्लांटेशन, ऑर्चर्ड्स, बैम्बू और पाम को भी इंक्लूड किया है।
है ना। तो प्लांटेशन, ऑर्चर्ड, बैम्बू और पाम के इंक्रीज होने से दिक्कत क्या आ रही है कि जो पहले एक डिस्टिंक्शन हुआ करता था नेचुरल फॉरेस्ट और मोनोकल्चर के बीच में, वो खत्म होता जा रहा है। अब लोग अपने हाथ अगर पाम भी उगा रहे हैं तो उसको लोग जंगल मान के फॉरेस्ट कवर में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत नंबर सामने आएंगे एंड ये बायोडाइवर्सिटी हेल्थ के लिए सही नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। समझ में आ गया होगा आपको। लाइपेज इनहिबिटर्स कैन कॉज मॉस्किटो स्टेरिलिटी। अब देखो ये टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आपसे, इसलिए अपन उसको डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपको पता है पैरासाइट होता है जिसके कारण हमको क्या होता है, मलेरिया होती है, ठीक है ना। पैरासाइटिक है मलेरिया डिसीज, तो पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। इसका वेक्टर जो होता है वो एक फीमेल एनिफिलीज मॉस्किटो होता है, तो देखा लिखा है एनिफिलीज गैम्बी। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर आप उसका लिपिड ट्रांसपोर्ट जो है उसको आप इम्पैक्ट कर दो, अगर आप उसके लिपिड का मूवमेंट रोक दो, है ना, बाय यूजिंग लिपोफोरिन, है ना, तो इसके कारण होता क्या है कि जो एडल्ट फीमेल मॉस्किटोज हैं उनके जो अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है ना। इट कैन कॉज मॉस्किटो स्टेरिलिटी। अगर आप मॉस्किटो स्टेरिलिटी आएगी तो उसके नंबर घट जाएंगे, है ना। दैट इज व्हाट हैज बीन टोल्ड इन दिस आर्टिकल। वो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा था, इसको छोड़ देना, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिदम्बरम दोयन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम नो मोर। ये बात चल रही है आई थिंक आपके राजगोपाल चिदम्बरम जी के बारे में, एंड ही हैज डाइड नाउ एंड ही पास्ड एट द एज ऑफ 88। अगर मैं बात करूंगी की हाइलाइट्स, ही वाज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन and he was the longest serving principal scientific advisor to the Indian government, and he held the position from 2002 to 2018, longest serving principal scientific advisor to the Indian government, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी, जैसे कि ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडियाज मेजर न्यूक्लियर टेस्ट लाइक 1974 स्माइलिंग बुद्धा। इट वाज अ पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। एंड 1998 में ऑपरेशन शक्ति, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ ऑपरेशन शक्ति। इन 1998 द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, he led a similar operation again at Pokhran to detonate 4 nuclear fission and 1 nuclear fusion bomb। तो 4 इसमें न्यूक्लियर फिजन के और एक जो था इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का बॉम्ब इन्होंने किया था। इसको ऑपरेशन शक्ति कहते हैं। इट वाज एक्सप्लिसिटली मिलिट्री टेस्ट एंड इट इनवाइटेड इंटरनेशनल सैंक्शंस एज वेल, एंड लेकिन हमने यहाँ पे टेस्टिंग किया, काफी इंपॉर्टेंट है। 1998 पोखरण 2 जो ऑपरेशन शक्ति था, है ना, प्राइम मिनिस्टर उसमें आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। And I hope you got clarity regarding that as well. ये इनका कुछ रोल था। नेवल वेसल तारिणी विद 2 women officers स्टार्ट न्यू लेग ऑफ सर्कम नेविगेशन। सर्कम नेविगेशन मतलब क्या होता है कि पूरे अर्थ का जो है एक तरीके से वाटर पूरा परिक्रमा करेंगे। इसको सागर परिक्रमा 2 बोल रहे हैं। नाविका सागर परिक्रमा 2 पहली हो चुकी ऑलरेडी, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे गए थे। और अभी ये जो INSV तारिणी है, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी, उसने लिटलटन पोर्ट जो है न्यूजीलैंड का, लिटलटन पोर्ट न्यूजीलैंड का है, उसको वहां से छोड़ा है, ठीक है ना। एंड अब ये जाएगा पोर्ट स्टैनली में, जो कि कहां पर है, फॉकलैंड आइलैंड में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इट विल गो टू पोर्ट स्टैनली विच इज इन फॉकलैंड आइलैंड। दोनों ही लोकेशंस याद रखिएगा, लिटलटन इन न्यूजीलैंड एंड फॉकलैंड आइलैंड, एंड वहां पे स्टैनली पोर्ट, है ना। सागर परिक्रमा 2.0 जिसमें सरकम नेविगेशन किया जा रहा है। INSV तारिणी आप नाम याद रखिएगा। Cowpea seeds sprout in space and the first robotic arm operated, says ISRO। तो यहाँ पे कुछ बैच गए थे काउपी सीड्स को, जिनको लोबिया भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना, लोबिया इन हिंदी, एंड थट्टा पायरू तमिल में कहा जाता है। तो थट्टा पायरू भी याद रखना है, आजकल यूपीएससी तमिल वर्ड्स दे करके पूछता है कि क्या है थट्टा पायरू। तो थट्टा पायरू अगर पूछता है लिख लो इसको, तो याद रखना काउपी है या फिर लोबिया है, ठीक है ना। तो दे वर टेकन इन द ऑर्बिट बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिशन, एंड वहां पे सक्सेसफुली वहां पे इसको ग्रो किया गया है। एंड प्लस स्पेस एजेंसी हैज आल्सो ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट स्पेस रोबोटिक आर्म। ये भी इसरो नहीं किया है, स्पेस रोबोटिक आर्म को, जो कि विच वॉज पार्ट ऑफ पोएम, जो पोएम मॉड्यूल बनाया ना इसने, पोएम 4 बनाया है मॉड्यूल, उसमें इन्होंने सक्सेसफुली किया है। इंडिया फर्स्ट रोबोटिक आर्म RRM_TD जो है, एंड ये ऑन बोर्ड थी पोएम 4 के अंतर्गत, है ना, प्लस काउपी जो उनको ग्रो करनी थी वो भी था, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसमें जो पेलोड था क्रॉप्स पेलोड था, विच वॉज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। याद रखना है क्रॉप्स पेलोड, इस पेलोड का नाम क्या था, क्रॉप्स पेलोड था, ये भी याद रखना, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट।
अगला आर्टिकल है एक्सपर्ट्स होपफुल बट फ्लैग डेटा लोकलाइजेशन पेरेंटल नॉड प्लान्स। तो यहाँ पे एक बात चल रही है, अभी पूरा डिटेल नहीं आया लेकिन यहाँ बात चल रही है ड्राफ्ट डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 जो अभी लाए गए हैं, रूल्स हैं, अभी एक्ट आ चुका है ऑलरेडी, उनके रूल्स आएंगे, ड्राफ्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। और इन रूल्स के अंतर्गत बेसिकली कुछ चीजें जो हैं डाटा फिड्यूशरी और डाटा प्रिंसिपल्स के बारे में है। डेटा प्रिंसिपल्स कौन है, लिख लेना पहले, डेटा प्रिंसिपल्स यानी यूजर्स, जैसे आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, दे आर डेटा प्रिंसिपल्स। और कंपनीज जो हैं जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये डेटा फिड्यूशरीज हैं जो डेटा करते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि अच्छा ये रूल्स हैं, लेकिन पहली चीज क्लैरिटी नहीं है, जो क्लैरिटी वेल डिफाइन हुई थी जीडीपीआर में। जीडीपीआर अब यहाँ पे देखो लिखा है, ये भी लिख लो, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम जो है ये यूरोप का है। जीडीपीआर जो है यूरोपियन नॉर्म्स है जो कि रिलेटेड टू आपका डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन और इसके रिलेटेड है, लेकिन यूरोपियन नॉर्म्स है जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, ये यूरोप में है। इसके अलावा एक कंसर्न डेटा लोकलाइजेशन का भी है। देखो डेटा लोकलाइजेशन में आपको समझा देता हूं, वो भी आप समझ लीजिए। डेटा लोकलाइजेशन मतलब कि इंडिया ये कहता है कि आप जितना भी डेटा है, जैसे आपने फेसबुक का डेटा है 10 करोड़ लोगों का सपोज करो, तो इनका कहना है कि आपने जो डेटा स्टोर कर रखा है वो तो आपके अमेरिकन सर्वर्स में स्टोर है, तो हम ये चाहते हैं कि आप एक लोकल कॉपी बनाएं, मतलब यहाँ पे भी सर्वर स्टैब्लिश करें और यहाँ पे भी आप उसकी कॉपी रखें पूरे डेटा की। तो इसको डेटा लोकलाइजेशन बोलते हैं कि यहाँ पे कॉपी रखो, ना कि फॉरेन जगहों पे, ठीक है ना। तो बट इससे क्या होगा कि उनको पूरे नए सर्वर्स बनाने पड़ेंगे, सब कुछ है, तो कंपनीज को बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि उसके सिर्फ डेटा नहीं बनता, सर्वर नहीं बनता, सर्वर का फिर आपको एक डिजास्टर रिस्पॉन्स साइट डीआर साइट भी बनानी पड़ती, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, किसी वैक्सीन एजेंसी में, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि डेटा फिड्यूशरीज मस्ट ऑब्टेन वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग डेटा ऑफ माइनर्स। डेटा ऑफ माइनर्स को प्रोसेस करने से पहले एक वेरीफाइबल पैटर्नल कंसेंट लेना पड़ेगा, है ना। इसमें आइडेंटिटी डिटेल्स, वर्चुअल टोकन्स, डिजिटल लॉकर सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि फिड्यूशरीज को है। फ्यूचर गवर्नमेंट ऑर्डर्स में डिफाइन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा ऑफ इंडियंस अब्रॉड। हो सकता है गवर्नमेंट ने इसमें स्कोप छोड़ रखा है, गैप छोड़ रखा है, ग्रे एरिया छोड़ रखा है, जिसमें गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई भी ऑर्डर दे सकती है ऑन रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा ऑफ इंडियंस हु आर इन फॉरेन, एंड द पब्लिक कैन सबमिट फीडबैक टिल February 18 फरवरी तक आप अपना पढ़ के इसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है क्रूज टर्मिनल को, उसके ऊपर इस आर्टिकल में आया था। देखो दो तीन चीजें हैं जो इसमें कंसर्न है। पहला तो इसमें ये कंसर्न है कि आपने ग्रीन एरिया बिल्कुल जो एक तरह से इतना प्रिस्टीन इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो सबसे पहला इशू तो वो है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं जो कितना अभी तक आइसोलेशन में रही हैं लोगों से, उनको आप एक खतरे में डाल रहे हो कि वो उनके कॉन्टेक्ट में और अपनी जो कस्टम ट्रेडिशन और जो उनकी रियलिटी है उससे वो चले जाए दूर। तीसरा जो ऑथर ने कहा है कि कोस्टल जो जोन है इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आप डाल रहे हो, क्रिटिक लाइफ पे आप प्रेशर डाल रहे हो। और चौथा जो आपने बोला कि टूरिज्म आप स्टार्ट करोगे, प्लस आपने कहा कि आप इंटरनेशनल टूरिज्म को लेकर के आओगे, तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अंडमान निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार एक ऐसा आइलैंड नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड है ना इंडियन ओशन का, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं मिसिंग आउट हो जाएगा और ऐसा ना हो कि अंडमान एंड निकोबार का मतलब जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो क्रिटिक्स का ये कहना बहुत ज्यादा अच्छा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है पूरी हमारी फिलॉसफी को जो हमारी अंडमान को लेकर के है, उसको ये कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।